विश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, लेकिन विश्नोई समाज पे लॉरेंस जो है, मैं कह सकता हूँ, खुले तौर पे कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि वो कलंक हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया वो और कोई मैटर था। नाम दे दिया गया कि ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के काम कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो उनसे आप एक्सटॉर्शन भी नहीं मांग रहे। अपने देश के लोगों से एक्सटॉर्शन मांग रहे हो तो आप देशभक्त कैसे हुए? अब ये कहते हैं कि गोल्डी बरार ने निज्जर की हत्या की और वो देशभक्ति वाला काम किया। बदला लेना था तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया। ऐसा ही ऑपरेशन म्यांमार में आज 2015 या 16 में भी हुआ था। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो सही है या गलत है, उस मुद्दे पे ज़्यादा बात करते हैं जो ऑडियंस को एक इन्फॉर्मेशन दे। हाँ, तो अभी वो जनरली जो आता है सबके नज़र में कि जेल से चलने वाला गैंग है, तो वो मॉडस ऑपरेंडी क्या है, जेल से कैसे चलाते हैं इतना बड़ा गैंग? देखो, जेल से सारे गैंग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी से गैंग जो है जेल से चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल में बैठ के कोई गैंग नहीं चला रहा, इससे पहले भी गैंग जेल से बैठ के चलते थे। बॉस जो हैं जेल चले जाते थे, लेकिन बॉस के सिर्फ जो राइट हैंड थे वो बाहर रहते थे, वो गैंग चलाते थे इंस्ट्रक्शन पे। यही चीज़ है कि जब इसका भाई, एक तो सचिन बिश्नोई रहा, कोई कज़न है, एक अनमोल बिश्नोई, फिर गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, ये सब इसके गैंग के लोग थे जो गैंग चला रहे थे। इसलिए लॉरेंस के छोटे भाई को, अनमोल को लेके आया गया सिद्धू मूसेवाला केस में, और उसके बाद सचिन बिश्नोई रहा, उसको लेके आया गया पोर्तुगल से, आई थिंक। तो ये सब लोग पकड़ के आते हैं। ये कोई नया किस्सा नहीं है कि ये जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। जेल से ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ संदेश भेजना है। संदेश भेजने के बतेरे तरीके हैं। पुराने जमाने में कबूतर चलता था, कबूतर से संदेश भेजा जाता था। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग सीरियस ना ले, मतलब पुराने इतिहास पे चल रहे हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग मोबाइल इस्तेमाल करने लग गए। लूप होल्स होते हैं, मोबाइल जेल में पहुंच जाता है किसी तरीके से, जैमर्स लगे होते हैं, उसके बाद भी यूज़ कर लेते हैं। फिर इनसे जो मिलने आता है, जो लोग मिलने आ रहे हैं, उनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। और वो एक इनका खबरी आया, कोई भी इनसे मिलने आया, उसको उन्होंने बताया कि बाहर ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसको लॉरेंस ने बोला तुम ऐसे ऐसे करो, फलां करो, ठिकाना करो, और वो खबर लेके वो वापस अपने दूसरे इनके इसके राइट हैंड पे जाता है। वो उसको बताता है, चाहे फ़ोन से हो, क्योंकि गोल्डी बाहर रहता है, गोल्डी बरार जो सारा ऑपरेट कर रहा था, कनाडा में था, उसको कनाडा ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी डाला। फिर जो इसका एंटी गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई का जो एंटी गैंग है, वो है कौशल चौधरी गैंग। कौशल चौधरी गैंग इसका एंटी, उसमें एक खास आदमी जो था, जिसको बीच में पकड़ा गया, अभी लास्ट ईयर पकड़ा गया कौशल चौधरी गैंग का, वो था गांधी, उसको कहते थे, गांधी नाम था, लेकिन उसका असली नाम है दिनेश शर्मा। इसको पकड़ा गया। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। एंटी गैंग जो है कौशल चौधरी का था। कौशल चौधरी इस समय हरियाणा जेल में बंद है, लेकिन उसके भी लोग बाहर है, और ये एक दूसरे पे हमले करते रहते हैं। सबका में एक ही बिजनेस है कि हमें किसी भी तरीके से सर्वाइव करना है और हमें एक राज करना है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है जैसे पहले गैंगस्टर। राज करने का मतलब क्या है? मतलब क्या अपना सर मोनोपोली उस इलाके में, और इनका मेन बिजनेस तो वही है कि अगर ये शहजाद भट्टी, जैसे आपने कहा ISI के साथ, तो ये शहजाद भट्टी के साथ जुड़ा। शहजाद भट्टी जो गैंगस्टर है, जिसके लोग अभी पकड़े गए, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 7-8 लोगों को पकड़ा था, उसमें शहजाद भट्टी का नाम आया। शहजाद भट्टी जो है पूरा ड्रग्स का काम करता है, हथियार का काम करता है। बॉर्डर से जो है ड्रग्स जो है आती हैं, फेंकी जाती हैं, और ड्रोन के माध्यम से फेंकी जाती हैं, हाथ से फेंकते हैं बॉर्डर से, जो उसको बाद में कलेक्ट किया जाता है। तो लॉरेंस का ये कहना कि खाली वो गैंग चला रहा है, लेकिन वो ड्रग्स का काम भी कर रहा है। मेन इनका ड्रग्स का है काम है। और शहजाद भट्टी से मिलने, शहजाद भट्टी जो है वो ISI के कहने पे ड्रग्स का काम और बहुत सारे रिक्रूटमेंट कर रहा है। ISI का पंजाब में अगर कोई फ्रंट पेज बना, वो शहजाद भट्टी बना पाकिस्तान से। और शहजाद भट्टी जो है ड्रग्स में बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। यहाँ से ड्रग्स भेजी जाती हैं बॉर्डर पे, ड्रोन से गिराया जाता है, और शहजाद भट्टी जो है उसका पैसा उसको मिलता है। और इधर जो लॉरेंस के गैंग है, पूरे पंजाब में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं मोटा मोटा।
तो ये कह देना कि सिर्फ वो गैंग चला रहा है, नहीं, गैंग का एक हिस्सा ये भी है। उसका एक देशभक्त एंगल भी है। वो एक देशभक्त एंगल कैसे है? जो ड्रग्स का काम कर रहा है वो देशभक्त का एंगल आप उसको कैसे कह सकते हो? अगर वो देशभक्त है तो वो ड्रग्स का कारोबार क्यों कर रहा है? शहजाद भट्टी से हाथ क्यों मिला रहा है? शहजाद भट्टी के साथ मिलकर ड्रग्स का हथियारों का कारोबार क्यों कर रहा है? उससे हथियार क्यों खरीद रहा है? और वो हथियार जो है सिद्धू मूसेवाला जैसे लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल हुए, तो वो देशभक्त कैसे हुआ? इसके बाद उसके लोगों ने रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कनाडा में, पोर्तुगल में और बहुत सारी जगह गोलीबारी की है बिजनेस में। एक शायद पुणे में अभी हुआ था, एक पुणे में शायद कोई सीमेंट या प्लास्टिक पता नहीं कोई कंपनी का मालिक है, उसकी फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी की गई और ये कहा गया कि ये आदमी हवाला ऑपरेटर है इसलिए हम इसको पैसे मांग रहे हैं, इससे हमने पैसे मांगे, इसने हमें नहीं दिया एक्सटॉर्शन। तो भाई तुम अगर देशभक्त हो तो तुम्हें एक्सटॉर्शन की जरूरत क्या है? तुम्हें एक्सटॉर्शन करना है तो देश में बाहर जो देश में जो यहाँ से भागे हुए लोग हैं या यहाँ के जो वांटेड लोग हैं, हाफिज सईद तो चलो मर चुका है, मैं बहुत नाम बता सकता हूँ, शहजाद गुल है एक नाम, बहुत हाई वैल्यू टारगेट है, टेररिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के काम कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो उनसे आप एक्सटॉर्शन क्यों नहीं मांग रहे हो? अपने देश के लोगों से एक्सटॉर्शन मांग रहे हो तो आप देशभक्त कैसे हुए? खुद को अच्छा बताने के लिए बस एक एंगल पेंट कर दिया। ये एक लोगों को मैंने कल भी मतलब कि इससे पहले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि वो झुंझुना मिल जाता है बजाने के लिए, तो वो झुंझुना बजाने वाली चीज़ है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं देशभक्ति है। भाई आप अगर तुम पूजा करते हो वो तुम्हारा पर्सनल है, धर्म तुम्हारा पर्सनल है, तुम पूजा करो या नहीं करो, पूजा करने से तुम देशभक्त हुए या नहीं हुए, तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो या राम की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, उससे तुम देशभक्त तो नहीं साबित हो सकते ना। अब कुछ लोग का मन होता है कि वो इस्लाम में मानते हैं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं, तो आप अगर कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है तो आप उसको देशभक्त मानोगे या नहीं मानोगे, ये पर्सनल चॉइस है। धर्म से आप धर्म में अगर आप उसको जोड़ रहे हो कि धर्म से मैं देशभक्त हूँ तो वो गलत है। विश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, लेकिन विश्नोई समाज पे लॉरेंस जो है, मैं कह सकता हूँ खुले तौर पे कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि वो कलंक हुआ है। उसने वो काम नहीं किए जो अब ये कहते हैं कि गोल्डी बरार ने निज्जर की हत्या की और वो देशभक्ति वाला काम किया। ठीक है, नज्जर जो है वो खालिस्तानी ग्रुप का था और वो इंडिया में टेररिस्ट था, इन्होंने उसको ख़त्म किया, ये ऐसा क्लेम करते हैं, मैं क्लेम नहीं करता, ये लोग क्लेम करते हैं कि हमने उसको मारा, हमने बदला लिया, टेररिस्ट है। ठीक है, लेकिन तुम दूसरी तरफ यहाँ गोलीबारी कर रहे हो, रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी कर रहे हो। कपिल शर्मा से तुम्हारा क्या मतलब है? वो एक रेस्टोरेंट चला रहा है कनाडा में, तुम उसके रेस्टोरेंट पे गोलीबारी करके उससे एक्सटॉर्शन मांग रहे हो, तो देशभक्ति कहाँ से हुई? कोई अगर यही देशभक्ति है तो सब यही करेंगे फिर। करेक्ट। तो ये देशभक्ति कहाँ से हुई? ये तो एक मार्केटिंग गिमिक है, व्यूज लेने का तरीका है। जो लोग सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बड़ा हाइप कर रहे हैं कि वो देशभक्त है, ठीक है, वो पूजा पार्टी होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन इस पे भी तो क्वेश्चन उठाएं कि वो एक्सटॉर्शन क्यों कर रहा है। इस पे नहीं क्वेश्चन उठाएंगे। विश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, मैं विश्नोई समाज के बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरी उनसे बहुत अच्छी एक कथन है। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास ही बहुत सारा विश्नोई समाज रहता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि लॉरेंस को वो अपने समाज का बहुत अच्छा मानते हैं, वो कहते हैं हमारा नाम खराब किया। विश्नोई समाज जो है जीव हत्या से लेके मतलब कह सकते हो कि क्रूएल्टी के अगेंस्ट है विश्नोई समाज, क्रूएल्टी के अगेंस्ट है, हिंसा के विरोध में है, अहिंसावादी है। लेकिन और लॉरेंस तो उसके उल्टा ही कर रहा है ना, तो देशभक्त कैसे खुद हुआ? को अपने आप को प्रोटेक्टर बोलता है, तो देशभक्त कहाँ से हुआ? मुझे इसका कोई उत्तर दे दे कि देशभक्त ऐसे है, मैं मान लूंगा। मेरे को इसका उत्तर चाहिए, लेकिन वो देशभक्त मैं नहीं मानता। अगर आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, देशभक्त। अगर देशभक्त है तो वो उसका भाई को क्यों पकड़ के लाई एनआईए? नजर बचा लेती एनआईए अनमोल को। जब अनमोल यहाँ से पुर्तगाल भागा, वो पासपोर्ट की कॉपी भी मैं दे दूंगा अनमोल की, वो पब्लिक डोमेन में भी है, हमें भी हमारे पास भी थी शुरुआती दौर में कि कहाँ से वो पासपोर्ट बना, अनमोल भागा, फिर पुर्तगाल होते हुए, यूरोप होते हुए वो अमेरिका पहुँचा, अमेरिका में वो रहने लगा, अमेरिका में उसे गिरफ्तार किया गया। तो असाइलम के चक्कर में थे ये लोग कि असाइलम मिल जाए किसी तरह, लेकिन मिला नहीं, लाया गया। तो अगर ऐसा होता तो देशभक्त होते तो ये काम नहीं करते, एक्सटॉर्शन नहीं करते।
मेरा मानना है। इसका नेम टू फेम ज्यादातर तो वो सलमान खान वाले केस में। सलमान खान ने जो गलती की उसकी कोर्ट सजा कोर्ट देगा, ये कोर्ट नहीं है ना, लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले कोर्ट नहीं है। कोर्ट इसका जो सजा है, सलमान खान ने जो हिरन मारा, जो जिस हिसाब से सारा केस है, उस पे जो है जो सजा मिलेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसको जेल भी हुई, उसको बेल भी मिली, वो जेल, ये लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है सलमान खान को, मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्केटिंग पॉइंट से वो कर रहा है। कल को लॉरेंस बोले कि मोगली बाबा को मार के मैं मार के दिखाऊंगा कि मेरे खिलाफ बोलता है, ऐसा बोले तो उतना मीडिया हाइप नहीं मिलेगा। एक मीडिया हाइप मिलेगा सोशल मीडिया पे कि एक फेस मैं भी हूँ, तो वही नेम टू फेम। हाँ, तो सलमान खान पे बोलना एक जो मीडिया हाइप मिलेगा, 10 दिन 5 दिन जो चलेगा, जो मैंने कहा था, हाँ जो सही मैंने कहा था फियर साइकोलॉजी, उस बेस पे जो है बहुत से लोग डरेंगे और उनसे ये एक्सटॉर्शन वसूलेगा, और एक्सटॉर्शन वसूलेगा तो वो गैंग को पैसा जाएगा। ये चीज़ है। ऐसे कौन से केसेस है जो जिसमें ये लिंक्ड है, लोगों को पता नहीं है ज़्यादा? बहुत सारे केसेस हैं, जितने भी मैं कह तो रहा हूँ, शहजाद भट्टी के साथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है। जो पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर पे जो ड्रग्स ड्रोन की ड्रॉप होती है, उसमें बहुत सारा शहजाद भट्टी का माल आता है। शहजाद भट्टी, मैं शहजाद भट्टी को टेररिस्ट इंक्लूड मानता हूँ। लोग हमारे यहाँ जो हैं, पूरा मीडिया दाऊद इब्राहिम पे टीआरपी की वीडियोस करते हैं, लेकिन फैक्ट में जो और गैंगस्टर्स हैं, दाऊद इब्राहिम, मैं हमेशा कहता हूँ टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 93 के बाद से ना दाऊद इब्राहिम पे कोई ढंग की स्टोरी किसी ने की है, ना उसके डिटेल्स की है। वो पुरानी कहानी ले लेके चलाते रहते हैं, कोई टीआरपी मिल रही है। यही चीज़ लॉरेंस बिश्नोई करता है कि वो सलमान खान का नाम लेता है और उस पर उसको टीआरपी मिलती है। दूसरी तरफ शहजाद भट्टी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है, ड्रग्स का काम कर रहा है, इस पे मीडिया बात ही नहीं करना चाहती। ये 2024 में एक किलिंग हुआ था बाबा सिद्दीकी, उस पे भी इसका उसमें भी जो लड़का पकड़ा गया था वो शायद यूपी का था, यूपी पता नहीं, शायद वेस्टर्न यूपी का ही लड़का था। और उसने ये कहा कि हमें जो पता चला, हमें जो बोला कि ये देश के दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, बाबा सिद्दीकी, इसलिए मारा। तो ये लॉरेंस बिश्नोई को इतनी खबर है कि दाऊद इब्राहिम से मिला हुआ था बाबा सिद्दीकी, ये और दुनिया मतलब उसके लड़के ये बता रहे हैं, तो वो प्रूफ जो है गवर्नमेंट को देता, गवर्नमेंट और प्रेशर बनाती, बाबा सिद्दीकी को जेल जाया जाता, बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टीज सीज होती अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता। तुम कौन होते हो बाबा सिद्दीकी को मानने वाले इस बेस पे कि वो दाऊद इब्राहिम से है? मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया वो और कोई मैटर था, नाम दे दिया गया कि ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है और उसका हम बदला ले रहे हैं कि ये देश ही है। दाऊद इब्राहिम अकेला एक इंडिया में मोस्ट वांटेड नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोस्ट वांटेड हैं, उनसे लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। तो क्या सबको मारते घूमोगे? लश्कर, अभी 3 दिन पहले 8 लोग पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के, गुजरात एटीएस ने पकड़े, ठीक है, तो आप इन पे भी क्यों नहीं बात करते? ये मॉड्यूल है, इस पे नज़र रखी जानी चाहिए। इसकी खबर अगर वो लॉरेंस बिश्नोई दे रहा हो, पाकिस्तान में उसके लड़के हों कि जासूसी कर रहे हो, तो तुम देशभक्ति का काम कर रहे हो। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हम एक्सपोज करते हैं। बट इसका नेटवर्क एक्चुअली में कितना स्ट्रांग है? स्ट्रांग पंजाब में बहुत स्ट्रांग है, पंजाब में स्ट्रांग है। गोल्डी बाहर बैठ के, अब तो गोल्डी भी इससे अलग हो गया, पहले गोल्डी भी इसके साथ अलग हो गया, वो गोल्डी अलग हो गया है, अनमोल के किस्से के बाद से वो अलग हो गया है, फिर गोल्डी अलग हो गया है, आज भी है वो, बस वही देशभक्ति के नाम पे लड़के जुड़ते हैं। जैसे छोटा राजन के 93 के बाद छोटा राजन ये कह के अलग हुआ कि 93 के जो ब्लास्ट हुए थे कि मैं दाऊद इब्राहिम से इसलिए अलग हो रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट कराया है, देशभक्त के खिलाफ, वो देश के खिलाफ काम किया है, मैं देशभक्त हूँ। जबकि एक्चुअल में 94 में छोटा राजन अलग हुआ है। 93 दिसंबर में 26 दिसंबर या 25 दिसंबर या 27 दिसंबर को दाऊद का बर्थडे होता है। 93 में दुबई में पार्टी हुई थी, ब्लास्ट के 6 महीने बाद छोटा राजन वहाँ दारू पीते हुए खूब नाचा है जन्मदिन पे, और 94 में अलग हुआ है। तो जो पैटर्न दाऊद इब्राहिम ने अपनाया, छोटा राजन ने देशभक्त डॉन का अपनाया, वही मार्केटिंग गिमिक लॉरेंस बिश्नोई अपना रहा है। यही मार्केटिंग गिमिक रवि पुजारी ने अपनाई थी। रवि पुजारी उस लेवल पे नहीं जा पाया, लेकिन लॉरेंस उस तरीके से देशभक्ति के डॉन के बन गए। अगर तुम देशभक्त हो तो डॉन क्यों हो? वो इजी हो जाता है, वो मार्केटिंग गिमिक है।
एक सिंपैथी ले रहे हैं, Sympathy, हाँ। और गलत काम को छुपाने के लिए वही है ना कि आप पहले सिगरेट और तंबाकू बेचो, उसके बाद कैंसर का हॉस्पिटल खोल दो इलाज करने के लिए। कैंसर तो आप ही दे रहे हो एक हॉस्पिटल, फिर दुनिया में ये हो रहा है कि इन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल खोला है। लेकिन कंपनी कौन है? टबैको कंपनी है जो टोबैको बेच रही है, सिगरेट बना रही है, पान मसाला बना रही है, और वही कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल रही है, दुनिया को दिखा रही है हम तो जो है मानव जाति के लिए, मानव इंसानों के बचाने के लिए कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। लेकिन भाई तुम कैंसर की बीमारी भी तो तुम ही दे रहे हो। तो यही चीज़ है कि देशभक्ति का टाइटल लगाने से आप बाकी के जो बुरे कर्म है, कुकर्म है, वो छुपा रहे हो। ट्रू। इसका जो एक्सटॉर्शन है लॉरेंस फिश्नर का, ये बॉलीवुड तक भी एक्सटेंडेड है? बॉलीवुड तक एक्सटेंड नहीं होता तो रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा क्या उसके मेंबर ऐसे बहुत सारे होंगे। बट मॉडल कितना डिफरेंट है दाऊद के टाइम से? दाऊद के टाइम पे एक अलग सिस्टम था। दाऊद के टाइम पे एक्सटॉर्शन से ज्यादा बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ज्यादा थी। अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप समझाइए थोड़ा। दाऊद एक्सटॉर्शन करता था, करा, लेकिन उसका ये था कि डर से एक्सटॉर्शन कर लो, मानने से नहीं करो। जो सबसे बड़ी गलती हुई गुलशन कुमार को मानने से हुई एक्सटॉर्शन में। वो अबू सलेम का काम था, अनीस का काम था, बिना बताए, जो बिना बताए हुआ था, जिसपे बहुत बड़ा बवाल कटा। उसके चक्कर में अबू सलेम वहां से छोड़ के भी भागा और कई सारा पैसा इकट्ठा भी हुआ। तो एक्सटॉर्शन जो है, ये जो वैक्यूम खाली हुआ है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है डर का। तो दाऊद जो बिजनेस कर रहा था वो एक्सटॉर्शन का भी तो कर रहा था, वो एक दूसरी तरीके से कि पार्टनर डरा के पार्टनरशिप कर ली कि तुम्हारी इधर जमीन है, तुम ये बनाओगे, रियल एस्टेट बनाओगे, इसका पैसा मुझे दोगे। वो एक नहीं तो हम तुम्हें मार प्रोडक्शन कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया कोई मूवी। हाँ, मूवी में पैसा देते थे, प्रोड्यूस नहीं करते थे। एक इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न लेते थे। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे बैंक से पैसा नहीं होता था, कोलैटरल पैसा नहीं मिलता था। और पैसा आप लाओगे कहाँ से फिल्म बनाने के लिए? फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो ऐसे ही लोगों से पैसा आता था। इनका ये होता था कि भाई पैसा मिल रहा है, फिल्म बनाओ, प्रॉफिट होगा तो हमें देना, नहीं होगा तो फिर तुम दूसरी तरीके से पैसा दो। तो वो बिजनेस टर्म्स थी कि भाई मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न करोगे। इन्वेस्टमेंट था, वो इसको इंडस्ट्री की तरह देखा। बहुत सारी फिल्में हुई, यहाँ तक कि जो दाऊद का भाई नूरा था, जिसका मौत हो गई है, वो उसने बहुत सारे गाने लिखे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सारे हुए हैं उसमें, बहुत सारे एक्टर्स पे पिक्चराइजेशन हुआ है। बहुत सारी फिल्मों में नूरा ने गाने लिखे हैं। कई बार नूरा ने गाने के चक्कर में फिल्म भी प्रोड्यूस करा दी कि मेरा गाना आएगा, और वो उसमें पैसा डूबा मिला, वो जाने। उसका ये था कि मेरा गाना आना चाहिए। और कई बार ये होता है ना कि पैसा से ज़्यादा मेरा गाना आना चाहिए। तो बहुत सारे गाने नूरा ने लिखे हैं। तो ये भी एक बिजनेस मॉड्यूल था। मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक्सटॉर्शन था। गुलशन कुमार मरा तो उसमें डी कंपनी का नाम आया, तो वो उनका केस था। अभी कैसा हो रहा है लॉरेंस के केस में? लॉरेंस के केस में ऐसे में एक और कौशल चौधरी जो नाम लिया था, वो भी एक्सटॉर्शन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। बीच में हाईवे किंग ढाबा है जयपुर हाईवे पे, दिल्ली जयपुर हाईवे पे, वहाँ पे इनका एक आदमी पहुँच के पर्ची फेंकता है और गोलियाँ चलाता है शीशे वीशे पे, और कई करोड़ की एक्सटॉर्शन मांगी जाती है ढाबा से। हाँ, किंग बहुत बड़ी चेन है, किंग्स हाईवे ढाबा। और वो पैसा गया या नहीं गया, उसमें दिनेश शर्मा ने फ़ोन करके मीडिया को बोला था, जो गांधी है। उसके बाद दिनेश शर्मा पकड़ा गया कैलिफोर्निया में, 6 महीने बाद उसकी लोकेशन ट्रैक हुई, और शायद बहुत जल्दी उसको इंडिया भी ले आएंगे। तो ये सबका बिजनेस, जितने भी गैंगस्टर्स हैं जो एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल में नहीं आ पाए, छोटा राजन बिजनेस मॉड्यूल में चला गया एक्सटॉर्शन से अलावा। जो बात है वो है, उसने बैंकॉक में ज्वेलरी की शॉप भी खोली रोहित वर्मा के साथ, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट वाइट कर सके उसने किया, उसने वाइट भी धंधे में घुसा। ये लोग एक्सटॉर्शन को सिर्फ पैसा लेके खाने पीने में खर्च करते हैं, और साथ में ड्रग्स का काम कर रहा है। तो सारा गैंग ज्यादा पैसा है। वो 10 रुपए की चीज मंगाई 100 में बेच रहे हो, जो उन्होंने टुकड़े काट काट के, ये चीज है। ये बताइए, ये जो खालिस्तानी होल मूवमेंट है, ये बताया जाता है कि ऊपर ही ऊपर बोलते हैं कि एक मूवमेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर सारे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स ही हैं। ये देखो, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मैंने उस पर इतना इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और जैसे नक्सलाइट मूवमेंट है, वैसी खालिस्तानी मूवमेंट मैं कहता हूँ। इनको जब सरकार खत्म करना चाहेगी, सरकार खत्म कर। मेरा पूछना था कि लॉरेंस जैसे लोग इसमें होंगे, क्यों नहीं होंगे?
इंक्लूडेड है, हो जो सकता है। कनाडा भाग जाते हैं। कनाडा से मेन फंडिंग हो रही थी बीच में, इसलिए नज्जर की हत्या हुई वहाँ पे, उसमें बहुत सारे लोगों का गैंग नाम। वॉर वाला हत्या था। वो गैंग वॉर वाला जो है, मतलब था मैं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में एक पुराने अधिकारी का भी नाम आया था जिसको शायद यूरोप में गिरफ्तार किया था, अभी भी वो गुप्ता था कोई, नाम भूल गया। तो ऐसा नहीं है कि लॉरेंस नज्जर के अलावा ये पाकिस्तान में कहते हैं कि अननोन गनमैन या कुछ ये लॉरेंस कर रहा है, लेकिन लॉरेंस उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि प्रूफ करना है तो हम जैसे हैं, हम प्रूफ करके देते हैं स्टोरीज, लेकिन उसके पास प्रूफ करने को नहीं है। मैं आज जो भी बात बोलता हूँ प्रूफ के साथ बोलता हूँ, नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं। तो लेकिन लॉरेंस उसने प्रूफ नहीं कर पाया कि मैंने पाकिस्तान में इतने सारे काम किए, मैं देशभक्त हूँ। हाँ, पहले गैंगस्टर्स जो थे छुप के काम करते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं। नहीं, पहले भी क्लेम करते थे, अब पैटर्न बदल गया। पहले क्लेम करते थे मीडिया को फ़ोन करके, पहले न्यूज़पेपर्स होते थे, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आती थी, फिर न्यूज़पेपर्स के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स होते थे, वो पूरी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करते थे, वो इंटरव्यूज़ भी करते थे। पुलिस जो है टेप्स रिकॉर्ड करती थी, फ़ोन्स की फ़ोन लाइन टैप्स होती थी। तो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म ख़त्म हो गई एक तरीके से, अब सिर्फ कॉपी पेस्ट रह गया है। तो पहले न्यूज़पेपर्स में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते थे, आज भी हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आज भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक जो है उसको समझना नहीं चाहती कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है। तो पहले क्लेम कराया जाता था, न्यूज़पेपर उस पर पूरी स्टोरी क्लेम करता था कि कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग थे, इसने ऐसा क्यों किया, उसका वक्तव्य भी आता था। तो ये सोशल मीडिया अब ईजी है कि अब मीडिया को फ़ोन नहीं करना, ईजी रीच है, फॉलोअर्स बहुत हैं, राइट, एकदम से वायरल हो जाएगा, ट्वीट कर दिया, अब तो ट्रुथ सोशल हो गया, नहीं अब तो वो एक्स हो गया, पहले ट्वीट था, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, राइट। तो इजी, पहले क्लेम पहले भी करते, अब इसमें क्लेम में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जो पहले क्लेम करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान में मैंने किस्सा बताया अननोन गनमैन, इसमें ये लोग अपनी मर्जी से 10 लोग क्लेम करने आ जाते हैं, लेकिन असली में कौन था, वो बब्लू श्रीवास्तव था, अननोन गनमैन नेटवर्क वाला। लेकिन 10 लोग क्लेम करने लगते हैं, क्योंकि उनके कोई भी क्लेम कर सकता है, कल को मैं भी क्लेम कर लूँ, आप भी क्लेम कर लो कि हमने ये अननोन गनमैन हमारा है, आप प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने का तरीका नहीं है सोशल मीडिया पे, आप कुछ भी वायरल तो वायरल हो जाते हैं, प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ऐसी हुई है कि ये सारा काम कर रहा है वो, क्योंकि कोई एक्चुअल बंदा क्लेम नहीं कर रहा ना, एक्चुअल बंदा क्लेम नहीं कर रहा, जो एक्चुअल बंदा है वो चुप है, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट है। गोल्डी ब्रा पे वापस आते हैं, उनका स्प्लिट एक्चुअली में क्यों हुआ? आपसी विवाद, और सबसे बड़ा विवाद यही था कि अनमोल को जब जरूरत थी वहाँ पे असाइलम मिलने की, तो उस पर हेल्प नहीं की थी गोल्डी ने, उसको एक तरीके से निगलेक्ट कर दिया था। तो सबसे बड़ा इशू वही है। फिर पैसे का इशू है, पैसा जो है प्रॉपरली बांटा नहीं जा रहा, गोल्डी के पास सारा पैसा है। तो देखो 3 रीज़न होते हैं हमेशा किसी भी स्प्लिट में, चाहे कितने भी वो क्यों ना हो, दोस्ती क्यों ना, जर जोरू ज़मीन, ये 3 है। और इसमें से वही है कि पैसा, इनका पैसा का एक वो था। फिर जो हेल्प करनी चाहिए थी अनमोल की, सेकंड वो नहीं की, पैसा स्प्लिट प्रॉपरली नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जो हेल्प चाहिए होती थी वो नहीं हुई, इस वजह से स्प्लिट हुआ। एक दूसरे गोल्डी को ये लगा मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, अब मेरे पास गैंग ज़्यादा है, और गोल्डी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, थोड़ा सनकी कहते हैं उसे, वो किसी को भी मारने की प्लानिंग करने को तैयार रहता है। उसका सीधा सा मेरी नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, गोली मार दो, उसका ये है। मैं और लॉरेंस में बोलता हूँ, ये लोग तो चाहते हैं कि मेरे पे भी कभी ना कभी कुछ हो, क्योंकि मैंने हमेशा उसकी इमेज को काउंटर किया है, और किसी ने काउंटर नहीं किया, मैंने ही काउंटर किया हमेशा। आपको लगता है गवर्नमेंट का लिंक भी है, हेल्प लेती है लॉरेंस का कभी कभी? यार गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट के पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, लॉरेंस का हेल्प क्यों लेगी? ये बताओ, किस लिए लेगी? अपनी मर्जी से कोई हेल्प कर रहा हो तो बात दूसरी है, तो सरकार क्यों लेगी? पेंट कर रहा है, सरकार क्यों लेगी? सरकार जिस दिन चाहे पाकिस्तान में बम बालाकोट में नहीं ऐसे एयर स्ट्राइक करी, सरकार क्यों लेगी? सरकार के पास अपने एसेट बनाने के 50 तरीके हैं, अपना नेटवर्क इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के इतने सालों से, देश को आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए, हमने क्या दुनिया में अपना इंटेलिजेंस बेस नहीं बनाया होगा? हम एक गैंग, मतलब जो गैंगस्टर क्लेम कर रहे हैं, एक एक्सटॉर्शन कर रहे हैं,
ऊपर उसके साथ वाले, हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन डर से शेयर हो जाती है कि गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दूसरा गैंग क्या कर रहा है, लोकल गैंग वहाँ क्या कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गैंग के थ्रू ही आती है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। जब कोई पकड़ा जाता है तो बहुत सारी तोते की तरह बोलना शुरू करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं सरकार ये वन मैन आर्मी है, यही कर रहा है, तो हमारी आर्मी क्या घर पे बैठी हुई है? जब सरकार को बदला लेना था तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया। ऐसा ही ऑपरेशन म्यांमार में आज 2015 या 16 में भी हुआ था, जब इंडियन आर्मी घुसी थी, उससे पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली पिछले 10-15 सालों में ऐसा हो रहा है, नहीं, इससे पहले भी था। 80s में भी ऐसा हुआ है कि सरकार आर्मी जो है बॉर्डर क्रॉस करके गई हो और पूरी तरीके से वाइप आउट किया हो टेररिस्ट को, उससे पहले भी हुआ है। बस मार्केटिंग का फ़र्क है। मार्केटिंग जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है वो अलग तरीके से कर रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी अडेप्टेशन हो गया, माइंड को हमने ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे रिपीट हो रहा है उसको हम सच मान रहे हैं। उसके पीछे की सच्चाई को हम ढूंढने की जो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी वो इंसान ने अपनी खुद खत्म की है। मैं 50 बार ये रील हर आदमी पे सुबह चलाऊं तो सच मान लिया जाएगा कि जो है कुत्ता जो है हाथी है, कुत्ता जो है हाथी है, ये दिन में 50,000 बार मैं एक चलाता रहूं एक ही आदमी के मोबाइल पे, कहीं ना कहीं से एल्गोरिथम से आता रहे, तो वो आदमी जो है 2-3 दिन बाद उसको मान ही लेगा, वो कुत्ता हाथी ही होता है। अब वो उसके पीछे ना साइंस लगाएगा ना अपनी सोच लगाएगा, वो उसको मान लेगा। जैसे धुरंधर में ऐसा लगा कि जैसे फैक्चुअल है, और लोग धुरंधर को अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब धुरंधर एक एंटरटेनमेंट है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये जितने भी गैंगस्टर्स है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी इनका ड्रग के पैसे के ऊपर होता है। तो ये पंजाब पूरा ड्रग्स और हथियारों पे है। सबसे बड़ा पंजाब को जो ख़त्म किया और पंजाब की जो जनरेशन बर्बाद हुई ड्रग्स की वजह से हुई, और इसलिए बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ गैंगस्टर्स नहीं है, छोटे गैंगस्टर्स या बड़े गैंगस्टर नहीं, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिना उसके सपोर्ट नहीं हो सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग जानते हैं उनको इशारा काफ़ी है। कैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी आप बोल रहे हो? नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है अभी जो लेकिन कुछ केसेस में जैसे बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों के नाम आए थे कि इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए, और उनके नाम पे कि ड्रग्स वाले हैं, ड्रग्स स्मगलर्स हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस कराना है। वो एक्चुअली में टेररिस्ट निकले थे जिन्होंने पठानकोट वगैरह में हमला किया था। तो उसमें बहुत लोग अरेस्ट हुए थे, याद करिए, अच्छे लोग। तो मैं नाम किसी इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं वो जो लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा रिसर्च मारेंगे, नाम सामने आ जाएंगे। ये थोड़ा सा नेटवर्क समझे, ये चलता कैसे है, ड्रग्स से कैसे पैसा कमाया जाता है? पैसा सबसे बड़ा, ड्रग्स का पैसा। आते हैं ये बॉर्डर से फेंके गए, पाकिस्तान के जो शजात भट्टी जैसे हजारों लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर इस ड्रग्स दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और इनका सीधा सा हिसाब है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया या और जो लोग हो गए, ये ड्रग्स जैसे 1 रुपए की, अब जैसे क्या है कि इन्होंने जो अपने गैंग मेंबर्स हैं उनको सैलरी नहीं देनी है, ठीक है। सैलरी की जगह ये कहते हैं कि मैं तुमको आधा किलो या 100 ग्राम कोकीन दे रहा हूँ, या स्मैक दे रहा हूँ, या जो भी मैथ है वो दे रहा हूँ, खासकर मैथ दे रहा हूँ, ये तुम बेचो, प्रॉफिट तुम्हारा, फ्री में दे रहा हूँ। तो अब उसे 10 रुपए की पड़ी, उसने कहा कि तू इसको 1000 रुपए में बेचे, 200 रुपए मुझे देगा, बाकी 800 तेरे। तो ये जो गैंग को सैलरी, पहले जितने ये माफिया रहे, पुराने माफिया, चाहे वो दाऊद इब्राहिम रहा या छोटा राजन रहा या इधर साउथ की जो रहे, ये जो थे, छोटा राजन ने तो फिर वो सैलरी देना बंद ही कर दिया था रोहित वर्मा के मरने के बाद, इसलिए गैंग स्प्लिट हो गया। ये लोग अपने गैंग मेंबर्स को सैलरी देते थे प्लस प्रॉफिट देते थे, और उसके सारी फैमिली का खर्चा उठाते थे। अगर वो मर जाता था या उसका जेल हो जाती थी तो उसे जेल का खर्चा भी वो बेयर करते थे, फैमिली को पढ़ाने लिखाने का भी खर्चा वो बेयर करते थे। पुराने माफिया और गैंगस्टर्स जो डॉन थे वो इस तरीके से काम करते थे। अब ये है कि इन्होंने ड्रग्स मंगाई, अब ये अपने गैंग्स वाले लड़कों को बोलते हैं कि ये तेरा पैसा इसमें है, ठीक है, इसको तू बेच, इतने का माल है, तेरा कितना बनता है, 2 लाख बनते हैं, मैं तुझे
2 लाख का माल दे रहा हूँ, 2.5 लाख का, 50,000 तू मुझे देगा और 2 लाख तेरे, तो वो बेचते हैं उसको। इस तरीके से ये नेटवर्क जो गैंग का ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इन्हें सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं देने, अब जो इसके लिए काम कर रहा है उसे अपना पैसा भी निकालना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका क्रिएट हुआ। उसको कितने में दिया, 1 रुपये में मिला, उसने 10 रुपये में बेचा, 9 रुपये का उसको भी फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से ये नेटवर्क क्रिएट होता है, ये पैसा इकट्ठा होता है, ये पैसा इकट्ठा फिर टेररिज्म में भी जाता है, एक्सटॉर्शन में भी मांगे जाते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इकनॉमी है। इनको पहले से पता रहता है कि टेररिज्म में पैसा यूज होने वाला है, फिर भी ये लोग करते हैं। इनकी ये खुद ही टेररिज्म में क्या, ये एक्सटॉर्शन भी तो टेररिज्म है। एक्सटॉर्शन ही सिर्फ टेररिज्म ये नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो एक्सटॉर्शन भी टेररिज्म है, और उसके लिए हथियार चाहिए। हथियार कहाँ से आएंगे? जो एक्सटॉर्शन का पैसा आया वो तो हवाला से विदेश पहुंच गया, यहाँ के लड़कों के पास कहाँ से पैसा आया? तो उसके लिए इन्होंने इस तरीके से कि मैं तुझे ये सामान दे रहा हूँ, तू इतने में बेच, और वहां से शहजाद भट्टी जैसे लोगों से सस्ते में मंगाया, ये चीज़ है। ये बताइए, छोटा सा लड़का गैंगस्टर बनने से पहले, जब पहले ही मतलब कुछ कर देता है कॉलेज में या फिर बाद में, फिर नाम बढ़ता है किसी को, फिर मर्डर कर दिया, पहला मर्डर, तो मान लो वो पंजाब का ही है, लॉरेंस हो चाहे कोई भी हो, उसके बाद उसका नेटवर्क ग्रो कैसे करता है? फ्रॉम स्मॉल टू बिग, लोग जुड़ते चले जाते हैं। फिर जेल जो है एक सबसे बड़ा HR है, ह्यूमन रिसोर्स का अड्डा है। पहली बार जब जेल जाता है, आप अगर जेल में पहुंचे कोई भी व्यक्ति, तो उसे वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिलेंगे, और जो मिलेंगे उनके भी अपने गैंग होंगे, नहीं होंगे वो जेल से निकल के बेल पे भी छूट के आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो सबसे बड़ी भर्तियां होती हैं वो जेल से ही शुरू हो जाती हैं। जेल पहुंचने के बाद से तो गैंग ऐसे बढ़ता है। जेल सबसे बड़ा HR होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरा स्टेट। एग्जैक्टली। फिर उनके अपने दोस्त, जेल में बहुत सारे दोस्त बनते हैं एक गैंग। कोई वहाँ कहीं का होता है, कोई पंजाब वाला जो है, कोई हरियाणा वाला बंद होता है वहाँ, कोई यूपी वाला, कोई उत्तराखंड वाला, कोई राजस्थान वाला, कोई साउथ वाला, कोई नॉर्थ ईस्ट वाला, कोई वेस्ट वाला बंद होते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी में एक्सपर्ट होता है काम में, तो वो जो वहाँ मिलते हैं, बहुत सारी दोस्ती होती है। इसलिए छुपने के लिए जब ये जेल से जब छूट के आते हैं, बेल जंप कर जाते हैं, या इनको किसी लड़कों को छुपाना होता है, तो उन्हें पता है कि वेस्ट वाले के यहाँ भेज दो, वो था वहाँ छुप जाएगा, उसके गांव में छुप जाएगा। तो ये जो जेल है वो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का अड्डा है। तो नेटवर्क ऐसे बनता है। और ये लोग शूटर्स वगैरह या फिर क्लीनर्स वगैरह हायर कहाँ से करते हैं? देखो, कुछ जब नाम हो जाता है तो लोग अपने आप ही इनसे जुड़ना भी चाहते हैं पैसे के लिए, कि वर्ड ऑफ माउथ में। वर्ड ऑफ माउथ। फिर दो ये है कि जो शूटर्स बनते हैं उनको ये होता है कि तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, जैसे उसमें बाबा सिद्दीकी वाले में हुआ था। पकड़ ली गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं है तो 5 लाख तुम्हारे हैं ही, तो उनके लिए 5 लाख हैं ही, ये एक गोली तो चलानी है। और सब इंडिया के अंदर से ही है, यूपी बिहार वगैरह, वो सब कहीं से भी हो सकते हैं। स्टेट वाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। डार्क वेब भी यूज करते हैं। डार्क वेब तो सभी यूज कर रहे हैं। ये इंडिया में कम यूज कर रहे हैं, विदेश में तो सब ज्यादा डार्क वेब यूज कर ही रहे हैं। चाहे वो बात करने के लिए हो, चाहे वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हो, या फिर वो लॉजिस्टिक के लिए हो, वो डार्क वेब यूज कर रहे हैं। लेकिन डार्क वेब को पे CIA FBI की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी डार्क वेब पे देखती हैं किस तरीके का धंधा चल रहा है। डार्क वेब से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे कोई शॉकिंग फैक्ट्स है जो आपको भी लगा आपके रिसर्च में, जेल के अंदर वाला सीन जो पता नहीं है जनरली? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरे लिए अभी मैं इतना कुछ देख चुका हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा है। मेरा कंप्यूटर रिसर्च नहीं है कि इंटरनेट पे सोशल मीडिया वाला रिसर्च नहीं है। मैं तुम सबको पता है कि मैं ऑन फील्ड हूँ। अगर मैंने कोई जगह देखनी है तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ, जैसे मदरशिप का बताया था, या फिर जो पूरा मुंबई माफिया का जितना साउथ ईस्ट एशिया में रहा, उनकी क्या फुटप्रिंट था, वो सब मेरे देखे हुए हैं। तो मेरा ऑन फील्ड है, तो इतना देख चुका हूँ, मुझे शॉकिंग नहीं लगता। कॉमन है सब, मेरे लिए कॉमन है कि हाँ, मुझे सबका पता है कि ये इस लेवल के हैं, इस लेवल का है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इतना पता है। तो मेरे लिए अब शॉकिंग कुछ नहीं रहा। शुरुआत में हो सकता है कि किसी का चिल्लाना भी मेरे लिए शॉकिंग रहा हो, या किसी की आवाज़ पहली बार सुनना शॉकिंग रहा हो, या किसी का पहली बार किसी को मिलना मैंने पहली बार मेरे लिए शॉकिंग रहा हो। लेकिन अब नहीं, अब वो पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया है, पार्ट ऑफ जॉब हो गया है। अभी आप किसका इंटरव्यू लेना चाहोगे? मैं अभी तो
ऐसे तो नहीं बताऊंगा, नजर लग जाती है। तो कोशिश में आप हूँ, मन देखो। में सोच लो बस। नहीं, मन में भी नहीं सोच रहा मैं, है जब आएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा मैंने किसी का इंटरव्यू किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अंबर जी। जय, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।